नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। कुछ बीच में गैप हो गया, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, कुछ ऐसी व्यस्तता थी, कहीं व्यस्त हो गए थे तो नहीं आपके लिए वीडियो बना पाए, आपको नहीं पढ़ा पाए। लेकिन अब पूरी तरह से फ्री हैं और सब कुछ निपट गया है। और अब आपको पढ़ाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और आपके एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो, दोनों नज़दीक आ रहे हैं और आप लोग बाकायदा अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपने पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई की होगी अभी तक और आगे भी करेंगे और इस बार किसी भी एक एग्ज़ाम में आप लोग सिलेक्शन लेकर बिल्कुल दिखाएँगे, चाहे वो पीसीएस का हो या फिर आरओ-एआरओ का हो। 27 अक्टूबर को आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है और 22 दिसंबर को आपका आरओ-एआरओ का एग्ज़ाम है, ठीक है? लगभग पीसीएस के लिए मान सकते हैं कि आपके पास करीब डेढ़ महीना बचा हुआ है, ठीक है? या कह सकते हैं कि कोई करीब 40-45 दिन, 50 दिन मान सकते हैं और आरओ के लिए भी आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है। सितंबर देखिए लगभग आधा बीत ही रहा है और अक्टूबर, नवंबर और 20 दिन आपको दिसंबर में, ठीक है? मान सकते हैं कि 3 महीने भी पा आपके पास आरओ के लिए हैं, प्री के लिए, लेकिन इस बीच आपको बहुत सारी रिवीजन करना है, मेंस का भी कुछ देखना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि मैंने सोचा कि आप लोगों ने सब कुछ तो पढ़ ही लिया है। मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना आपकी सारे विषयों की एक बार रिवीजन करवा दी जाए, ठीक है? इस समय पढ़ने-पढ़ाने का समय नहीं है कि हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएँ और पूरा नोट्स बनवाएँ, ये सब समय नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिस जिस विषय से एग्ज़ाम में जिस-जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और वो अक्सर आपके गलत हो जाते हैं। उन टॉपिक की हम लोग प्रॉपर तरीके से रिवीजन करें, ठीक है? और हमारे साथ आप भी रिवीजन करें। वीडियो देख लीजिए, उसकी पीडीएफ पढ़ लीजिए, ये पूरा पीडीएफ में भी आपको दिखाएँगे, ठीक है? आज हम लोग राज्य व्यवस्था, पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, जो मेन टॉपिक हैं, जैसे इसमें संविधान सभा है, प्रस्तावना है, अनुसूचियाँ हैं, अनुभाग हैं, वरीयता क्रम है, संविधान के सोर्स हैं, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, संसद है, ज्यूडिशरी है, कैग है, महान्यायवादी है, निर्वाचन आयोग है, भाषा है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और आप सही भी करते हैं लेकिन कभी-कभी गलत हो जाता है। जबकि पॉलिटी का प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो कुछ पुराने संविधान संशोधन है वो, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो और जो नए संविधान संशोधन हुए हैं, वो यानी कि 100 से आगे लेकर अभी तक जो भी हुए हैं, ठीक है? तो हमारा उद्देश्य यही है इस क्लास को स्टार्ट करने का कि आपकी जो भी पढ़ाई है, उसको एक नई दिशा दी जाए, एक नई धार दी जाए और आपकी तैयारी में 4 चाँद लगाए जाएँ, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है इस बार आरओ और पीसीएस का वो क्वालीफाई हो सके। प्री को फ़ोकस करते हुए सारी चीज़ें की जाएँगी। इसी तरह से हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइंस में, करंट अफ़ेयर्स में, इकोनॉमिक्स में, सारे विषयों में इस तरह से चीज़ें की जाएँगी कि जहाँ-जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ-जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, वहाँ से कवर अप किया जाए, ठीक है? तो यही हमारा मानना है कि एक बार आपकी रिवीजन करा दें और आप भी मेरे साथ पढ़ लें, तो निश्चित रूप से आपके अगर 2-4 अंक भी अगर बढ़ गए, तो सिलेक्शन में काफ़ी भूमिका होती है। कभी-कभी क्या होता है कि 1 नंबर, 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, प्री नहीं होता है, मेंस नहीं होता है। बड़ा कष्ट होता है कि काश एक क्वेश्चन और सही हो गया होता। फिर काश करने के अलावा कुछ हमारे पास विकल्प नहीं बचता है, सिर्फ पछतावा और कुछ नहीं, ठीक है? तो हम आपको पढ़ाएँगे, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? और हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो अनुभव है, तो उसके आधार पर आपको हम कुछ ज़रूरी-ज़रूरी टिप्स भी देंगे साथ-साथ में कि कैसे आपको चीज़ें करनी हैं, ठीक है? तो आज हम लोग करने वाले हैं संविधान सभा।
जो हमारी भारतीय संविधान सभा थी और जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, संविधान रचा गया, तो वो संविधान सभा क्या थी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इन सारे एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। ये हम लोग आज पढ़ेंगे संविधान सभा, ठीक है। कोर्सेज सारे चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आरओ की भी, पीसीएस की भी, और कॉम्बो में भी, दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी की केबल भी है, करंट अफेयर्स की भी केबल है, क्रैश कोर्स भी है, जो भी कोर्स है। एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए, वहां पर भी बहुत जरूरी चीजें, करंट के क्वेश्चन है, अन्य चीजें आपको दी जाती हैं, ठीक है। ये नंबर भी दिया गया है संपर्क करने के लिए। चलिए, आज हम बात करेंगे जो हमारी संविधान सभा है और उसका निर्माण कैसे हुआ, कितने सदस्य थे, इसका काम क्या था, कैसे कैसे बनी, इसका अध्यक्ष कौन था, कितने निर्वाचन हुए, ये सारी चीजें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कितनी समितियां थी, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो जो संविधान सभा है, इसकी जो सबसे पहले मांग रखी थी, वो रखी गई थी आपकी जो है एमएन रॉय के द्वारा, ठीक है। एमएन रॉय के द्वारा जो है संविधान सभा की सबसे पहले मांग रखी गई थी 1934 में। 1934 में संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग की थी, वो की थी एमएन राय के द्वारा, ठीक है। इन्होंने एक विचार रखा था कि क्यों ना एक संविधान सभा बनाई जाए, ठीक है। लेकिन वो तब देश आजाद भी नहीं हुआ था, तो कैसे बनाई जाती। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले किसने मांग रखी थी, तो वो एमएन राय साहब, ठीक है। और जो संविधान सभा का गठन हुआ था, वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था नवंबर 1946 में, ठीक है। हालांकि कैबिनेट मिशन योजना ने 2 संविधान सभाओं का विचार रखा था, लेकिन इस विचार को खारिज कर दिया गया सब लोगों के द्वारा, ठीक है, अस्वीकार कर दिया गया। विशेषता इसको जो है मुस्लिम लीग के द्वारा एकदम से नकार दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया कि 2 संविधान सभाएं नहीं हो सकती हैं, ठीक है। संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन योजना के जो सदस्य थे, वो आपको बता दूं रिवीजन के लिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन हो गया कब? नवंबर 1946 में। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना ने 2 संविधान सभाओं का भी विचार रखा था, लेकिन इसको स्पेशली मुस्लिम लीग के द्वारा नकार दिया गया और इसको स्वीकार नहीं किया गया। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का भी बहिष्कार किया था, ठीक है। इसका बहिष्कार किया था किसने? मुस्लिम लीग ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल एकदम से टू द पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, और वही चीज पढ़ाएंगे। आप देखेंगे इसके बाद जब आप इससे रिलेटेड प्रश्न हल करेंगे, तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आप देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर आए हुए हैं, ये हर पॉइंट कहीं ना कहीं पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आगे भी इनसे प्रश्न बनेंगे, तो ये जरूर जान लें, ठीक है, ताकि आपके आगे के प्रश्न गलत ना हो। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, वो थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी, सबसे बुजुर्ग सदस्य, ठीक है। यहां पर एक चीज और जोड़ दीजिए, यहां पर फ्रांसीसी प्रथा को फॉलो किया गया था। किस प्रथा को? फ्रांसीसी प्रथा को, यानी कि सबसे जो अस्थायी अध्यक्ष है, सबसे बुजुर्ग सदस्य को चुना गया अस्थायी अध्यक्ष। और यहां पर ये जो प्रथा है, ये फ्रांस में लागू थी, तो फ्रांसीसी प्रथा को फॉलो करते हुए सबसे बुजुर्ग सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
और 11 दिसंबर 1946 यानी कि 2 दिन बाद ही स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, इसके साथ ही ये चीजें कहीं पर नहीं मिलती हैं, मैंने बड़े खोजी इसको। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष भी थे, एक तो अध्यक्ष थे और 2 उपाध्यक्ष भी थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, ये 2 उपाध्यक्ष भी थे संविधान सभा। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को यानी कि 2 दिन बाद फिर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि आगे चल करके भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहां तक हमारा हो गया था। 22 जुलाई 1947 को आते हैं। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये भी एक बार नहीं, 50 बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के द्वारा सत्ता हस्तांतरित कर दी गई भारतीयों को। कब? 15 अगस्त 1947। लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ? राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया था, यानी 22 जुलाई को। ठीक है, इसके बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। इसके बाद 26 नवंबर 1949, ये डेट और डेट के साथ क्या हुआ ये याद रखना बहुत जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैक्सिमम डेट याद होंगी, लेकिन अगर इसके साथ एक रिवीजन हो जाएगी तो मच बेटर, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, संविधान को अंगीकार किया गया या फिर अधिनियमित किया गया, अभी लागू नहीं किया गया। क्या किया गया? अंगीकार, यानी कह लो मतलब एक तरह से स्वीकार कह लो, मतलब यानी कि उसको अंगीकार करना, अधिनियमित कर दिया गया, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ था। जैसे कि अधिनियम बनता ना, अधिनियम तो आज की डेट में बना, लेकिन वो लागू हुआ 4 दिन बाद। ठीक है, तो अधिनियम बनने की डेट अलग होगी और अधिनियम को लागू यानी उसको इंप्लीमेंट करने की डेट अलग होगी। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। आगे के कुछ लेक्चर ऐसे होंगे, जैसे हम बताएंगे, आपको भी आएगा आगे तब बताएंगे कि अधिनियमित और लागू। तो ये 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? संविधान को अंगीकार या फिर अधिनियमित कर दिया गया। और 24 जनवरी 1950, पूरा क्रम वाइज हम लोग चल रहे हैं, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान को अपनाया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, जबकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया। ठीक है, पूरी तरीके से लागू हो गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए, आप ये संविधान आपका लागू हो गया है। अब यहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम बताने वाले हैं। जो पहले आम चुनाव हुए थे, ठीक है, लगभग 4 महीने तक चले थे। कब से कब तक? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। ये पहले आम चुनाव थे, जो परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। यहां पर एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूं कि ये जो आम चुनाव थे, ये आज तक के इतिहास के सबसे लंबे आम चुनाव थे। यानी कि 4 महीने तक आप खोजिएगा, 4 महीने तक कभी भी लोग कोई चुनाव नहीं हुए हैं। मतलब इतनी लंबी प्रक्रिया। अब क्या होता है, 6 चरणों 7 चरणों में चुनाव। अभी देखिए हाल ही में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है। ठीक है, 7 चरणों में हुआ था, आई थिंक 7 में हुआ था। हाँ,
मतलब कि 1 से सवा महीने में सब कुछ, मतलब मैक्सिमम 1.5 महीने में सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो पहले आम चुनाव हुए थे, वो 4 महीने तक चले थे। आप इसको जोड़ लीजिए, ठीक है? तो ये इसके बाद इतने लंबे आम चुनाव कभी नहीं हुए, ठीक है? तो ये इतिहास में पहली बार है कि जो पहले आम चुनाव थे, वो सबसे लंबे अधिक समय तक चले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण में समय कितना लगा? देखिए, समय तो लगा 2 वर्ष और टोटल 11 सत्र हुए थे, ठीक है? कितने सत्र चले थे? 11 सत्र। ये भी कभी-कभी पूछा जाता है। और समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है? और कुल जो खर्चा हुआ था, वो हुआ था 64 लाख रुपए। सोचिए उस समय आज के 70-75 साल पहले 64 लाख रुपए खर्च हुआ था संविधान को बनवाने में। अब आज की डेट में जोड़ लीजिए कि कितनी महंगाई बढ़ गई है। ये कई करोड़ में संख्या निकल जाएगी, कई करोड़ में। अगर आज की डेट में जो है देखा जाए, संविधान बनाया जाए, तो कई करोड़ जो है रुपए खर्च हो जाएंगे इसको बनवाने में, ठीक है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जरूरी चीज लाते हैं आपके लिए। सदस्यों की संख्या, जो हमारी संविधान सभा थी, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी आपको बता दूं, 389, ठीक है? 389। और ये जो सदस्य जो चुने गए थे, ठीक है, वो प्रत्येक प्रांत और रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी, ठीक है? प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया जाना था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये ध्यान रहे आपको, ये माइंड में रखिएगा, महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चलिए देखते हैं। तो टोटल जो सीटें थी, सदस्यों की संख्या थी, वो थी 389, जिसमें से जो ब्रिटिश भारत था, यानी कि ब्रिटिश भारत का मतलब कि जितने पोर्शन पर, जितने एरिया पर ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का शासन था, उसको कहा जाता था ब्रिटिश भारत, ठीक है? तो 296 संख्या वहां की थी। अब ब्रिटिश भारत में भी 2 प्रकार की चीजें थी, जैसे कि आज की डेट में आप देखते हैं हमारे पास राज्य हैं और संघ राज्य हैं, या जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक है? तो 296 की हम बात कर रहे हैं। 292 सीटें तो जो 11 गवर्नर प्रांत थे, जैसे हमारे यहाँ राज्यपाल है ना, जो है, जो राज्य हैं, ठीक है? और जो 4 कमिश्नर क्षेत्र थे, जहां पर क्या थे, प्रशासक थे। जैसे आज भी जो है दादरा नगर हवेली में या दमन दीव में, ठीक है, क्या होते हैं, ये प्रशासक होते हैं, ठीक है? तो प्रशासक थे, यानी कि 11 गवर्नर प्रांतों से 292 सदस्य और 4 थे कहां से, कमिश्नर क्षेत्रों से, ठीक है? टोटल संख्या थी हमारी 292, ठीक है? 292 प्लस 4 296, तो 296 थे। मतलब मैंने पूरा इनको जो है बाइफरकेट कर दिया है, ठीक है? अब पहले 389 को बाइफरकेट किया, तो 296 निकले कहां से, ब्रिटिश भारत से, ठीक है? 296 को बाइफरकेट किया तो 292 कहां से, 11 गवर्नर प्रांतों से, और 4 कहां से, कमिश्नरी क्षेत्रों से। ये बात हो गई। जो 93 सदस्य थे, वो कहां से, देसी रियासत, बहुत सारी रियासत थी, जैसे हैदराबाद है, सतारा है, महाराष्ट्र है, ठीक है? ये सब जो है, जूनागढ़ है ना, जम्मू कश्मीर है, ये सब जो रियासतें थी, तो ऐसी जो है 93 जो सदस्य थे, वो देसी रियासतों से चुने गए थे, ठीक? तो ये संख्या आपकी होगी, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 296 और 93, आपकी 389 यहां पर हो जाएगी, ठीक है? ये 389 का आपका बाइफरकेशन हो गया, ठीक है? 296 सदस्य चुने गए थे, कहां से, ब्रिटिश भारत थे, और 93 सदस्य चुने गए थे, कहां से, देसी रियासतों से। हालांकि जो देसी रियासत से चुने गए थे, इन लोगों ने संविधान सभा से दूर रहने का निर्णय लिया था, यानी कि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है? इसके बाद जो है, अगर शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जात की संख्या की बात की जाए तो वो 26 थी। अनुसूचित जनजाति के लोग इसमें 33 थे, 33, ठीक है?
और महिला सदस्यों की अगर बात की जाए तो यहां पर जो प्रश्न आता है ना, वो अक्सर गलत हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यहां पर आप कई किताबें भी देखेंगे तभी आपको डिफरेंट मिलेगा। कहीं लिखा होगा महिला सदस्यों संख्या 10 और कहीं पर लिखा होगा 15। अब सही क्या है? सही ये है, मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको, कि जब संविधान सभा बनी थी, जब बनाई गई थी, तो स्टार्टिंग में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो थी 10। ठीक है। बाद में इसमें 5 महिलाओं को और ऐड किया गया, तब ये संख्या हो गई जाके आपको 15। ठीक है। तो जो मूल संविधान सभा थी उसमें 10 महिलाएं ही थी, लेकिन जो ओवरऑल संविधान सभा की बात की जाए तो वो संख्या आपकी थी 15, यानी कि 5 और ऐड की थी। मैं 5 महिलाओं का आपको नाम बता दूं कि किसको किसको ऐड किया गया था। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, रैनक राय, बेगम एजाइज रसूल और अन्नी मस्कार ने, इन 5 लोगों को बाद में ऐड किया गया था, इसलिए इसकी संख्या हो गई थी आपकी 15। ठीक है। ये तो हो गई हमारी संविधान सभा के सदस्यों की बात। कुछ और जरूरी चीजें जान लेते हैं अभी हम लोग, जो समितियां बनी थी उनका और जो प्रारूप समिति थी उसके बारे में। ठीक है, ये भी चीजें यहीं पर पढ़ लेंगे। संविधान सभा का जो प्रतीक था वो था हाथी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे सर वी.एन. राव थे। ठीक है, कौन थे? सर वी.एन. राव थे। और संविधान सभा के सचिव थे एच.वी.आर. आयंगर। एच.वी.आर. आयंगर, कितने बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। मतलब अब सोचिए, जब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तब इतना बड़ा है, अब इसको अगर खोल देंगे तो पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बहुत जरूरी चीजें जान लेते हैं। संविधान समितियां और उसके अध्यक्ष। ठीक है, संविधान बनाने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। टोटल 26 समितियां बनाई गई थी। कितनी? टोटल 26 समितियां बनाई गई थी। हर समिति का एक अध्यक्ष और उसके सदस्य हुआ करते थे। तो 26 तो नहीं, जो मूल समितियां हैं उस पर हम जरूर प्रकाश डालेंगे कि कौन कौन सी वो समितियां थी, और जहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो जो सबसे प्रमुख, आपको पता ही है कि प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब इसके जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू किन किन समितियों के अध्यक्ष थे? संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। ठीक है, इसके अलावा भी रहे होंगे, लेकिन जो मूल चीजें हम उन पर ध्यान देंगे। फालतू की कोई भी चीज आपको यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपका समय नष्ट नहीं करेंगे। मुझे पता है कि इस समय आपका समय बहुत कीमती है, एक एक पल और कीमती बिल्कुल है, और इस समय को जाया मत जाने दीजिए। 2024 आधा बीत चुका है। 2025 में ये जान लीजिए कि आरओ और पीसीएस दोनों वैकेंसी फाइनल, पीसीएस तो होना ही होना है। ठीक है, आपको वही मार्च अप्रैल में दोनों मेंस हो जाने हैं, और समझिए कि जून जुलाई तक यानी कि 2025 के लास्ट तक दोनों की ज्वाइनिंग, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो आरओ हो, दोनों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये 2025 वाला साल आपके लिए खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगली पीसीएस में इस बार 800 850 सीटें, हो सकता है 900 सीटें भी हो जाएं। आरओ में भी आप देख रहे हैं 450 प्लस सीटें हैं, 450 प्लस सीटें हैं आरओ में, जिसमें आरओ की सबसे ज्यादा सीटें वो भी सचिवालय के लिए। ठीक है, तो सचिवालय आने का बहुत ही सुनहरा, बहुत ही गोल्डन चांस है आपके पास अधिकारी बनने का। तो इसको, इतनी सीटें मुझे नहीं लगता है कि अब फिर से आ पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ एकदम मेहनत करिए। ठीक, और एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। उसी में हम भी एक कड़ी जोड़ रहे हैं आपके सहयोग के लिए, आपके समर्थन के लिए, कि इस बार आपका उद्धार हो जाए और जो एक बेरोजगारी का टैग लगा हुआ है आपके ऊपर वो दूर हो जाए। हमें बस इतना मिलेगा, इतनी खुशी होगी कि जब आप आएंगे हमसे मिलने और कहेंगे कि सर मैंने आपका वीडियो देखा था, ये वीडियो देखा था, वो कोर्स लिया था,
तो हमें बस इतनी खुशी होगी। और क्या कर सकते हैं? लड्डू लेके आएंगे, बहुत ज्यादा क्या होगा, काजू की बर्फी लेके आएंगे, 1-2 पीस खाएंगे और ज्यादा खुशी मिल जाएगी। बस हमारे लिए इतना है। बाकी का जो सब कुछ है वो आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके माता-पिता के लिए है और जो भी आपसे संबंधित व्यक्ति हैं उनके लिए है, ठीक है? और एक समाज में, गाँव में, आपके रिश्तेदारों में एक इज्जत हो जाएगी, नाम हो जाएगा और जो बार-बार लोग ताने देते हैं कि कब तक तैयारी करोगे, कब तक सिलेक्शन होगा, ये सारी चीजें दूर हो जाएँगी। तो बस मेहनत करते रहिए, बहुत कम समय बचा है, ठीक है? पढ़ना बहुत है। तो नेहरू जी कितनी समितियों के थे? इसके बाद आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, प्रक्रिया नियम समिति इसके अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे ये, देशी रियासत समिति इसके भी ये अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक परामर्श समिति इसके अध्यक्ष थे। ये बिल्कुल हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, फालतू इसमें एक भी नहीं है, ठीक है? तो ये आपकी होगी समितियां। बस हम देख लेते हैं कि हमारी जो प्रारूप समिति थी इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि यहां से भी अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो हमारी प्रारूप समिति थे, डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 सदस्य थे टोटल, ठीक है? 7 सदस्य थे, यानी कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य और थे। अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब, ठीक है? सदस्यों को देख लेते हैं। सदस्य आपके थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। ये तो 4 बिल्कुल फ्रेश थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां पर आती जहां से उलझाऊ वाला प्रश्न बन जाता है, आपको उलझाने के लिए, फंसाने के लिए इन 2 लोगों में, ठीक है। यहां पर उलझाने वाला, फंसाने वाला काम होता है एन माधवराव, बीएल मित्र द्वारा त्याग पत्र देने के कारण, यानी जो मूल प्रारूप समिति थी उसमें कौन सदस्य थे? बीएल मित्र साहब थे, ध्यान रहे। लेकिन इन्होंने क्या किया? प्रारूप समिति से त्याग पत्र दे दिया। क्या किया? प्रारूप समिति से त्याग पत्र दे दिया, तो बना दिया गया एन माधव राव को सदस्य, ठीक है। टीटी कृष्णामाचारी, 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो गई इस वजह से, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में मूल प्रारूप समिति में डीपी खेतान साहब सदस्य थे, लेकिन 1948 में इनकी डेथ हो जाती है किन्हीं कारणों से, तो उनके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बना दिया जाता है। तो ये नाम 6 है, लेकिन 2 नाम और है साथ में, 8 नाम आपको याद करने पड़ेंगे कि बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव को और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यहीं से प्रश्न अक्सर फंसा करके पूछा जाता है, ठीक है। पूछ देंगे कि मूल प्रारूप समिति में उनमें से कौन सा सदस्य नहीं था, इस तरह पूछ देंगे, ठीक है। तो चूंकि मूल में तो ये दोनों लोग थे ही नहीं, ठीक है, मूल में तो ये थे और ये थे। जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इनकी डेथ हो गई, तब इन लोगों को ऐड किया गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, द एंड हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपके काम का होगा, ठीक। इसकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। डीपी एडुकेयर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में, निःशुल्क, बिल्कुल, ठीक है। और डीपी एडुकेयर के नाम से एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिए। जो भी कोर्स से संबंधित जानकारी सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।